दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 9th में जो आपके साइंस का पेपर है, तो मेरे भाई विज्ञान के पेपर में आपको इस वीडियो से जो जो चीज बता जाएगा वही हूबहू आपके पेपर में छपेगा। आपने एसएसटी में देख लिया मेरे भाई, सब टू सब एक आप कहते हैं एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको मैच कर जाएगा। बट पेपर का जो सिनेरियो चेंज हुआ है, क्लास 10th का पेपर देख रहे हो, अभी क्लास 9 का देख रहे हो, 11 का देख रहे हो, क्लास 12 का देख रहे हो, तो मेरे भाई थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि क्लास जो 9th के आपके साइंस के पेपर है थोड़ा सा उसका वाइड रेंज होगा। तो मेरे भाई इसलिए आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और आपको चैप्टर जरूर आना चाहिए, क्योंकि इस बार बंचेस के क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको अगली वीडियो में क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा किस तरह क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट इस क्लास के अंदर से आपको सारे टॉपिक मार्क कर लेना और उन टॉपिक को कम से कम 2 से 4 बार रीड कर लो एक दिन में बैठ के, और आपके पेपर वहीं से बनेगा। 110% गारंटी है। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, और मेरे भाई अंत तक जरूर देखना, आपके साइंस में पूरे नंबर होंगे और भाई क्लास 10th में आप लोग 110% आओगे और वहां पे डंका बजा देंगे। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतनी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आप इन 2 चैप्टर को जितने तरीके से हो सके इसको पी लो जितने बार हो सके। जीवन की मौलिक इकाई और कोशिका, फंडामेंटल यूनिट एंड लाइफ वाला। फिर आपके टिश्यूज, क्या मेरे भाई यहाँ पे टिश्यूज जितने इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं आपके, जैसे केमिस्ट्री के चारों चैप्टर ऊपर देख रहे हो ना, ये चारों चैप्टर उस चारों चैप्टर के इक्विवेलेंट आपके ये दोनों चैप्टर है। ये पॉइंट समझ आ गया? तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर आपको जो न्यूमेरिकल्स करनी है, देखो न्यूमेरिकल्स आपको यहां से आएगा। एक तो आपके बल गति से यहां से एक न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, एक छोटा सा इसके अंदर से कैपिटल जी स्मॉल जी की वैल्यू आने के ज्यादा चांसेस है। फिर आपको यहां से भी एक न्यूमेरिकल्स आ जाएगा जो क्वेश्चंस वाले हैं। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, बस ध्यान से सुनते जाना। पहला चैप्टर्स में आते हैं, और मेरे भाई पहले चैप्टर में आपके सामने आता है ये हमारे आसपास के पदार्थ। ये देखो मेरे भाई, इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है कि ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये रहे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक तो ये पॉइंट कर लेना, जैसे कि इसका है कि सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता और पवन की गति, ये हमारे क्या होते हैं कि हमारे वाष्पीकरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये आपके वही पॉइंट आ गया। तो ये तो पॉइंट या तो यहां से क्वेश्चंस आपको होगा सेम ही। देखो क्वेश्चन तो आपके बुक से होगा, बट आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहां से आया है। ध्यान सुनना, तो क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ना, जिससे कि आप हिंदी में पूरे अच्छे कर पाओ। क्यों भाई क्लास 9th में निकलना इस बार भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर का लेवल हमेशा बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे ये 3 अवस्था तो आपके मिड टर्म में आ चुके हैं कि मिड टर्म में किस तरीके से ठोस, गैस, द्रव, ये सब तो आते ही आते हैं। तो मेरे भाई उसको मत करना आप, ठीक है? एक बार हल्का सा देख लेना किस तरीके से होता है। फिर आप थोड़ा सा अगर समय मिलेगा तो ये देखो, एक ये कथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट आप ये देख लेना, जो कि यहाँ पे आपके कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ठीक है? तो ये डॉट टॉपिक हो गया यहाँ पे। फिर आपके ऊर्ध्वाधन, एक ये भाई एक ये क्वेश्चन कर देना। यहाँ पे आपके पास एक ये क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधन, तो एक ये टॉपिक कर लेना, ठीक है? ये सारे टॉपिक हो गए। उसके बाद में अगर आपके देखो डायग्राम से तो अभी आए नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ इसके कंसेप्ट आपके बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ड्राई आइस, क्या पूछा जाता है? ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ, इसको मतलब इलैबोरेट करने के लिए या आपको एक्सपेंड करने के लिए लिखने के लिए आएगा, या आप इसको हुबहू मतलब इस तरह के डायग्राम भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है भाई? ये पॉइंट हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद आपके सामने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तीनों चारों हैं, इनके ये टर्म्स आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक भाई? ये वीडियो बहुत शॉर्ट्स होगा, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी। फिर क्योंकि अब जो अगला पॉइंट है ये सारे मतलब कि आपको यहाँ पे सेल्सियस और यहाँ पे केल्विन, तो एक इसके पॉइंट्स में आ जाएगा आपको चेंज करने वाला, तो वो भी आपको याद रखना। जैसे सेल्सियस से परिवर्तन चेंज करते हैं तो आपको बताना चाहिए ये वाला कितना होता है। ये अगर मान लो कि आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस करना पड़ता है 273, और केल्विन से अगर आप सेल्सियस पे जाओ तो -273। तो मुझे आप लोग इसका आंसर बताओगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर बताना, देखते हैं कितना आप लोगों ने हिंदी मीडियम में अच्छे से पढ़ रखा। क्लास 10th में आपको सारी सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में मिलेगी पर्टिकुलर तरीके से, और क्लास 9th में हो मैथ का पेपर क्लिक करोगे, अपने ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें ई बुक में जाना क्लास 9 के सेक्शन में, और मेरे भाई वहां पे ई बुक में तीनों सेट है, वो तीनों सेट आप जरूर लेना, जिससे कि आपको पता चले मैथ का पेपर कैसा आ रहा है। अगर कुछ एरर वेरर आएगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एरर वैसे रिजल्व हो गया क्योंकि बहुत बच्चों को कमेंट आ रहा था, ठीक भाई? ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपको जो यहाँ से जो आपके यहाँ पे कह सकते हो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके वाष्पीकरण प्रभावित करने वाले कारक, एक तो ये गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हथेली पे एसीटोन की शीतलता क्यों महसूस होती है, एक ये हो गया। फिर आपके सामने ये होने के बाद आपके पास और आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गया केल्विन वाला। फिर एक तो और भी होते हैं इसके अंदर में कि
रेगिस्तान वाला, ठीक है भाई, इसमें आपको दिखानी। बट मेरे भाई मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जितने ये देखोगे आपको ना, जो सब हेल्प बुक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, हेल्प बुक है, हेल्प बुक के पीछे 4 क्वेश्चन है मेरे भाई, वो 4 क्वेश्चन कर लेना, नहीं तो आपको कम्युनिटी में कल मिल जाएगा, तो आप कम्युनिटी बुक जरूर चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुआ हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप मस्ट जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन 10th की भी आपको उसमें आ जाएगी लेटेस्ट पैटर्न पे, समझे दोस्त। तो ये हमारे आसपास के पदार्थ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है, समांगी और विषमांगी तत्व और एलिमेंट्स, ये से आपके उसमें आया था, कहते हैं प्रीबोर्ड कह रहा हूं, मिड टर्म में आया था, ये समांगी और विषमांगी, ये मतलब होमोजीनियस होता है, ये आपके हेटेरोजीनियस होता है, ये कंप्लीटली घुल जाता है, कंप्लीट नहीं घुलता है। तो मेरे भाई यहां तक देख लियो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं भाई नहीं कर पाते हो कि एक बार कर दो भाई, कोई इसका कोई आपको चार्ज नहीं है, ठीक है। आपको अभी यूट्यूब पर हिंदी में कोई बहुत मुश्किल कंटेंट मिलते हैं। देखो भाई मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी और विषमांगी, तो ये आप यहां से कर लोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट होने के बाद आपके सामने ये समांगी विषमांगी हो गया। फिर देखो ट्रूथ ऑफ कोलाइडल और सस्पेंशन, लास्ट टाइम में क्या आया था, ये जो कोलाइडल है, ये कोलाइडल के आपके जैसे एमसीक्यू में बंचेस होते हैं ना, समांगी दिखा देता, परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। तो ये आपके कोलाइडल सस्पेंशन वाला, एक बार हल्का रीड डाउन कर लेना, बस हो गया, ठीक है। एरोसोल ये हो गया, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तत्व में एलिमेंट, मेटल, धातु, मेटलोइड्स वाला मिश्रण यौगिक, आप ये देख लो, पिछली बार मिश्रण यौगिक आया था भाई, ठीक है, मिश्रण यौगिक पिछली बार आया था। तो मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में देखता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई हो जाए तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। विलेय की आर्द्रता क्या दोहरा कोरे के एरोसोल किस प्रकार भिन्न होता है, ठीक भाई। हेल्प बुक भाई आपके लिए बहुत मदद करेगी, हेल्प बुक होगी आपके पास, तो पीछे वाले सारे क्वेश्चंस आपके उसमें मैच कर जाएंगे, ठीक है। अगला देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो ये रेत तथा जल को मिश्रण कुछ समय के लिए अविकसित अवस्था बिना हिलाए छोड़े तो तल पर बैठ जाती है, एक ये आपको बताना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, ठीक भाई। तो एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास दूसरा चुकंदर गन्ने के प्राप्त और सीजन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको करना ही करना है। उसके बाद आपके परमाणु और अणु, आपके पास क्या है, परमाणु और अणु, ज्यादा आपको रिलेवेंट चीजें अच्छे तरीके से रिपीट करना है। और भाई जो जो कीवर्ड्स है आपके पढ़े हैं, मेरे सपोर्ट मटेरियल पूरा पीछो, पेपर आपको वहीं से बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपके पास आ गया कि परमाणु एवं अणु, यहां से आ जाओ किसके एटॉमिक थ्योरी आ सकता है। तो मेरे भाई आप लोग को सबसे पहले देखो यहाँ पे इसमें तो आया नहीं, जॉन डाल्टन का आ चुका है, और उसके बाद एक और जो जॉन डाल्टन का आ गया, परमाणु द्रव्यमान, ये तो बताइए आपको, आगे आते हैं, आगे पता चलेगा आपके परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक संयोजन, रुक जाओ भाई अभी आगे आते हैं, आगे पता चलेगा, ठीक है। ये तो एलिमेंट्स है, द्रव्यमान, एक मिनट मेरे भाई, ठीक है। जो चीजें आ रहा है सिर्फ वही बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। स्थिर समानुपातिक नियम, एक मेरे भाई ये वाला आप ये देख के जाना, स्थिर अनुपात का नियम, एक तो ये आप करके जाना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी भी आ रहा है, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, और यहाँ पे डाल्टन एटॉमिक सिद्धांत, ठीक भाई, डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अक्षांश, ये एलिमेंट्स के आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना कोई चारा तो है नहीं, क्योंकि आपको वो भी बनाना पड़ेगा ना, फॉर्मूले भी, ठीक भाई। जैसे कि आपके पास देखो यार, एक सेकंड रुको बस, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस किधर है, ठीक है। रासायनिक इसका यहाँ से आपको तो भाई बनाने के लिए आएगा, जैसे कि इसके द्रव्यमान पता है, जैसे 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 है, उसके एटॉमिक नंबर मास कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन कितना 16 होता है, तो ये 18 बन गया, ठीक है। फिर उसी तरह से आपके पास सूत्र भी आता है, जैसे ये NaCl हो गया, तो सोडियम कितना, ये 23, और क्लोरीन कितना 35 होता है, तो ये दोनों एक एक है, तो दोनों को जोड़ दिया, तो ये सारी चीजें फिर आपके सामने, जैसे मान लो ये आपके पास आ गया है ना, जैसे HCl होगा, ये सारी चीजें आपको इनके एटॉमिक नंबर से निकालना होगा, ठीक भाई। तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे नीचे देखते हैं आपके पास में और क्या क्या एलिमेंट्स है, जैसे मान लो एल्युमिनियम सल्फेट निकाल दो यहाँ पे, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट निकाल दो यहाँ पे, एक तो और था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट है। फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, सोडियम, ये कार्बोनेट। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, और आपको कार्बोनेट का भी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये आपके पास एटॉमिक गेन करने का और ये लूज करने का, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ही बनाने के लिए आएगा, तो आपको ये क्वेश्चंस बनाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो, जैसे ये है, आपको इस तरीके के तत्व आपके एनसीईआरटी की बुक में पूरा है, जो एनसीईआरटी बुक में पीछे बना हुआ ना, आप बस उसको इतना पी जाओ, वहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक भाई। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने आता है, जो बड़े क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी वाला कर लेना भाई, आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, कभी पीछे आ जाए पेपर में तो कोई ठीक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मेरे भाई यहाँ से आप
आपके ये वाला परमाणु संरचना में आपके जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रदरफोर्ड के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया रदरफोर्ड का। जॉन डाल्टन का हटाओ और एक नंबर में, क्योंकि मैं ज्यादा अभी लंबा समय नहीं दे रहा हूं इसमें, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करना है अब आपको पता चल रहा है कि क्या पढ़ना। आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करना मेरे भाई, बस सीधी सीधी बात है। मैं आपको सजेशन बताऊंगा कहाँ पे क्या मिलेगा, समझे? तो बस इसको समझो सही तरीके से। तो इतना हो गया यहाँ पे। तो चलो फिर आगे देखते हैं रदरफोर्ड के ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई। तो ये रहा आपके रदरफोर्ड के भाई सारे ये। और भाई टॉप साइंस के ना 50 एमसीक्यू आपको अपने मतलब ऐप पे मिल जाएगा, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगा, ई बुक में आपको मिल जाएगा क्लास 9 के मैथ्स का, और पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे तो टॉप 50 साइंस के आपको सवाल मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने आ जाता है कि भाई परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ये सब तो पता ही आपको, ठीक है। ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं। जैसे कि मान लो आपके सामने ये है, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर 35 हो गया। ये जो होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो ये करने के लिए क्या करना होता है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मेरे भाई 35 में 17 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएंगे। वही चीजें यहाँ पे लिखना, बेसिक चीजें, इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है भाई। ये समझ गए। उसके बाद आ जाओ मोर का नियम, आ जाओ। ये तो टेबल आपके निकालने के लिए है, किस तरीके से आप निकालोगे उसके एलिमेंट्स, है ना। आपको कन्फ्यूजन आता ही होगा भाई, ये नहीं आता है भाई, नहीं आता तो एक दो बार आप एनसीईआरटी को देख लो, आपके वहां से आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कैनाल रे किरण कौन सी आवेश होता है, तो ये हो गया परमाणु विभाजित इस कथन समर्थ दो अवलेखन बताएं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए मेरे भाई। पेपर थोड़ा सा भाई देखो टफ आएगा, टफ मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घूम फिर के पेपर आता है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी। देखो एक समस्थानिक, ये रहा यहाँ पे, समस्थानिक के रासायनिक गुण का क्या क्या होते हैं, तो आप जानते हो जो समस्थानिक होते हैं उसमें क्या क्या तीन होते हैं, आइसोटोप और आइसोबार वाला, तो ये पॉइंट आपको करके जाना है ना। आइसोटोप और यहाँ पे आइसोटोप और आइसोबार 2 पॉइंट करके जाना, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समस्थानिक में मिल जाएगा। ये हो गया दीर्घ क्वेश्चन आपके यहाँ पे। ये देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने दीर्घ क्वेश्चन, ये रहा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सीमाएं क्या क्या है, एक तो ये करना आपको, ठीक है भाई यहाँ पे। और समस्थानिक किन्हें कहते हैं, उनके 3 उपयोग क्या है, एक ये आपको करना है। और अल्फा किरण प्रतीक, ये अगर आप ये सारे टॉपिक कर लोगे तो आपका यहाँ पे पूरा काउंट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे भाई। तो ये चैप्टर आपके सामने आ चुका है, जीवन की मौलिक इकाइयां। ये बायो के आपके बहुत ही धुरंधर चैप्टर है, मतलब आपको इतने कम समय में चीजें मैंने बता दी आपको कि भाई अभी पूरा कंप्लीट तो नहीं पढ़ सकते हम, पर जितना टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, क्योंकि वहां पे बंचेस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे भाई ये जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, और आप जानते हो इसको बेसिक से जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चंस आएगा, लाइसोसोम से भी क्वेश्चंस आएगा, फिर आपके पास क्या होगा, ये सेंट्रोइड हो गया, एनिमल सेल्स हो गया, फिर एसईआर भी होगा, आरईआर भी होगा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई अगर एक दो चैप्टर इधर उधर का छोड़ देना, बट बायो के ये दोनों चैप्टर जरूर पढ़ लेना। जैसे कोशिकाएं है क्या, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, ये रहा मेरे भाई आपके सामने। एक कोशिकाएं, बहु कोशिकाएं, ये रहा एक कोशिकाएं, मतलब यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सारी चीजें आपके डिफरेंशिएट भी है, आपसे एमसीक्यू भी बनेंगे, ठीक है। एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी आपका, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी आपके क्वेश्चंस में आते हैं कि कोशिका केंद्रक न्यूक्लियाइड होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसका गुणधर्म उपस्थित होता है, झिल्ली द्वारा तिरछाग्रस्त होते हैं, ये सारी चीजें हमेशा एक कोशिका जीवाणु होते हैं। तो मेरे भाई ये सारी चीजें हो गई आपके पास। फिर प्लांट सेल, और एक बार प्लांट सेल के साथ साथ में आपको देखना पड़ेगा कि ये वाले अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो डन है मेरे भाई। ये पॉइंट होने के बाद आपके पास आ जाता है यहाँ कोशिका झिल्ली मेम्ब्रेन्स वाला। तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो एक ये आपके लास्ट ईयर में आया था, देखो लास्ट ईयर में आया था कि यहाँ पे विचरण और ये प्राशन, ये आपके पिछली बार आया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत मतलब डीपली पूछ लेता भाई कभी कभी, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके पास कोशिका वॉल हो गया, ये प्लाज्मोसाइट का, ये भाई आपको पढ़ के ही जाना किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि जैसे यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन था, इसने खोज की थी केंद्रक के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपके साथ। एक प्लाज्मा होता है, एंडो, देखो एक तो आपके सामने ये है, फिर आपके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या भाई यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये देखो मेरे भाई आपके अंतर्द्रवी जलिका क्या होता है यहाँ पे,
अंतर्जीवी चबुतका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है दोस्त, तो ये पॉइंट होने के बाद आपके पास क्वेश्चन आता है इनके डिफरेंशिएट। क्या आता है भाई? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट भी क्या है इसके? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि बायो के 2 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीव विज्ञान आपको बहुत 2 चैप्टर में ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। भले आप इधर उधर का 1-2 चैप्टर छोड़ देना, बट इन 2 चैप्टर को आप मस्ट करके जाओ, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बंचेस में क्वेश्चंस लगे होंगे तो कीवर्ड छोटे छोटे याद करके जाओ, जिससे कि 4-5 क्वेश्चन एक साथ ही होगा। गिव रीजन, इसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर, मैं आपको डेमो दिखा दूंगा क्या है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक भाई, तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके सामने क्वेश्चंस, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शंस होते हैं, ये पॉइंट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किस तरीके से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होता है, लाइबोसोम्स क्या होता है, ये सारे आएंगे। देखो जैसे आपके पास क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखो ये पूछ रहा है आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है, राइबोसोम्स क्या होता है, इस तरीके की चीजें आपके सामने पेपर में आएगा। और भाई आप प्लीज छोड़ के बताना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन आता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये देखो क्लोरोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट, मतलब डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है, एक जाइलम फाइलम भी आना चाहिए। यहाँ पे देखो पादप और ये जंतु, ये जंतु है यहाँ पे देखो, ये हर बार वैसे तो क्वेश्चंस आता ही आता है और करके आपके पेपर में आ जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका, क्योंकि ये आपके डिफरेंशिएट जिक्र बायो डिफरेंशिएट जितने वो आप सारे करके जाओ। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर आपके पास जाइलम फाइलम नहीं आएगा इसमें, चलो भाई देखते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आप करके जाना, फिर कौन सा अंग कोशिका केंद्र हेडक्वार्टर कहलाता है, ये छोटी छोटी चीजें जो एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप आ जाओ लाइसोसोम्स के ये मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, पादप, ये देखो गोल्गी कार्य क्या होता है। फिर आपके सामने हो गया यहाँ पे एक ये विचरण और प्राशन में क्या क्या अंतर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्वच्छ नित्य बताना, ये थोड़ा पादप कोशिका जंतु कोशिका नाम में चित्र कीजिएगा, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट तैयार करना है। ठीक है, ये एटीपी किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, एससीआर कहते हैं, इसके फुल फॉर्म भी आप करके जाना, क्योंकि बायो के भाई तो देखो बड़ा तगड़ा गेम है। ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो चलो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मिलाने के लिए आएगा, तो ये भी अर्सेशन रीजन आपको भाई पूरे अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आपके सामने टिश्यू है, और टिश्यू तो भाई खास चैप्टर है। अब देखो यहाँ से आपके पास बंचेस में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो इसके क्या फंक्शंस है, इसके क्या फंक्शन है, इसके क्या फंक्शन है, ये पूछ सकता है। वैसे आपके सामने जैसे मान लो ये जाइलम कनक्रिया हो गया, जाइलम फाइबर्स, ये सारी चीजें हो गया, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, इनके बीच में आपके क्या आते हैं, डिफरेंशिएट आते हैं। तो ये 2 चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया, ये 2 चैप्टर अभी आपके बहुत ही ज्यादा शानदार है। कभी कभी आपके यहाँ पर टेंडन, ये कंडारा हो गया, स्नायु हो गया, ये सारी चीजों में क्या कहते हैं, कभी कभी आपके डिफरेंशिएट भी आ जाते हैं। समझे दोस्त, तो ये पॉइंट हो गया। फिर उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे पादप कोशिका में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है, उनके ये परमानेंट, ये कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ये जो है इनके डिफरेंशिएट है। क्या भाई, ये इनके डिफरेंशिएट। तो ये देखो परमानेंट मतलब स्थायी ऊतक में, स्थायी ऊतक में 2, एक तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और इनका ही एक ब्रांचेस होता है जाइलम और फाइलम। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझे, तो ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास क्वेश्चन आता है। फिर अब देखते हैं, कभी कभी मान लो आपके पास अभी ये मतलब पहले जो होता था, पहले ये ट्रेंड फॉलो किया जाता था, डायग्राम बनाता था, ये एपिकल में शीर्षस्थ विभोजनात्मक हो गया, इंटर मतलब अंतरिष्ठ होता है, लेटर मतलब पार्श्व विभोजक होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है भाई, अगर हिंदी में याद ना तो 1-2 वर्ड आप इंग्लिश में भी याद रखना किस तरह के काम होते हैं। फिर आपके सामने स्टोमाटा का आपके पास क्या होगा, ये स्टोमाटा का जो है स्टोमेटा, ये आपके पास बना हुआ, ये खुला हुआ है, ये बंद है। तो ये सारी चीजें आपके स्टोमेटा का चित्र भी आ सकता है, क्योंकि पेपर जो है इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, फिर आपके पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जैसे मान लो आपके यहाँ से एमसीक्यू टाइप में बनता है कि आपको पूरा फंक्शन दे देगा, या पौधे में सभी भागों में उपस्थित होते हैं, इसमें ये बोलेगा पौधे के सभी भागों में जड़, तना, पत्तियों क्या चीज उपस्थित होते हैं, तो आप बता दो यहाँ पे पैरेन्काइमा होता है। फिर उससे क्या रहेगा, पैरेन्काइमा ऊतक के कार्य तो भोजन को संचित इकट्ठा करना और पौधे के अवशिष्ट पदार्थों, गेंद, रेजिन, क्रिस्टल, टेनिन इकट्ठा करना। तो अब ये भी मतलब कि भोजन को संचित करना और इकट्ठा करना पौधे में कौन कार्य करता है, तो आप ये बता दो पैरेन्काइमा कार्य करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट भी नीचे दिया हुआ है पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा का। ठीक है, ये मेरे भाई ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये होगा आपके सामने, ये रहा, देखो ये रहा मेरे भाई आपके सामने क्या है, ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे आपके पास क्या है
क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। उसके बाद में आपके पास ये जाइलम हो गया, फाइलम हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले बता दिया जाइलम फाइलम ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि 2 ही चैप्टर है और 2 ही चैप्टर से हमको कम से कम 20 नंबर पूरे करने हैं। तो भाई ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है डन। तो भाई इन 2 चैप्टर तो मैं बोलूंगा भाई इसमें तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट, बस कुछ भी करके जाओ लेकिन बढ़िया तरीके से कर जाओ, क्योंकि ये चीजें आपको ना बहुत कम लोग बताएंगे भाई इसकी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता भाई। आपको पता है किससे टॉपिक होती है, तो बायो के दोनों चैप्टर को छोड़ना नहीं और लास्ट के एक वाले चैप्टर को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक चीज कमेंट करके बताओ कि आप लोग के अभी तक पेपर कितने परसेंट ठीक गए, 90% अच्छे गए या 80% अच्छे गए। और भाई हो सके तो आप अपने स्कूल का भी नाम बताओ, कौन से स्कूल से आप लोग बिलोंग करते हो। ठीक है भाई, तो आप टेंशन लो, क्लास 10th में आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी से लेके एक एक चीज आपको मिलेगा अपने एसएसपी पे। तो नए हो तो बस सब्सक्राइब कर लेना, और भाई प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते हो, एक लाइक करके थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोग से, जिससे मोटिवेशन बनी रहे, समझे दोस्त। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से। तो ये सारी चीजें हो गई। तो उसके बाद मेरे भाई आपके सामने बोन्स और कार्टिलेज, ये आपके पास क्वेश्चंस में आता है। अस्थि, ये देखो ये आता है कार्टिलेज, उपस्थित उपास्थित है ना, और अस्थि, अस्थि और ये उपास्थि, उपास्थि मतलब कार्टिलेज, ये बोन्स होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के लवण के यौगिक के बना होता है। अस्थियां शरीर के निश्चित आकार का प्रदान करती है। ये सारे ठोस मैट्रिक का होता है, इसमें अस्थित कोशिका कशी होती है, ये कैल्शियम सी का फास्फोरस पोटेशियम लवण होता है, ये सीधी सीधी बात है, ये बने रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये डिफरेंशिएट भी आपके सामने आज का है। फिर आपके साथ एरोलर, जो आपके एरियोलर उत्तक, क्या होता है एरियोलर उत्तक, ये क्या होता है मांसपेशियां, यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों को अस्थमज्जा में पाया जाता है। कार्य अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि शरीर के उत्तकों की मरम्मत कौन करता है, तो ये आपके एरियोलर उत्तक करता है। ठीक भाई, फिर ऑप्शन एडिपोस आ जाए। एडिपोस क्या करता है, तो मेरे भाई ये देखो इस उत्तक की कोशिका वसा की गोलियों से भरी होती है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि ये भाई उत्तक की कोशिका जो है वसा की ये गोलिकाओं से भरी होती, कौन सा, तो ये हो गया एडिपोस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर आपके पास क्या है, ये आपके पास देखो स्नायु, लिगामेंट, ये कंट्रा, ये टेंडन, क्या था कंट्रा और टेंडन था। स्नायु मतलब लिगामेंट होता है, बहुत लचीली एवं मजबूत होता है, ये बहुत कम मैट्रिक्स वाली होती है, और टेंडन जो होता है ये कम लचीली व बहुत मजबूत होती है। तो ये याद रखना यहाँ पे एम या ऐसे याद रखना भाई MBT, ये क्या होता है MBT, एम से हो गया मोहम्मद है ना बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। एम से हो गया मांस, मसल्स, क्या भाई मसल्स का, मसल्स अब बी से बोन्स मतलब हो गया ये आपके हड्डी। तो मसल्स और ये जो होता है मतलब मांसपेशियां और ये हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो ये टेंडन जोड़ता है, याद रखना। कंट्राक्टिव पेपर में दोनों होगा। ठीक है भाई, ये देखो अस्थित और पेशियों को जोड़ता है, अस्थि और पेशियों को जोड़ता है। तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक आपको याद रखना। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अभी जो लास्ट पेपर में आया था ये आपके सामने कार्टिक वाला आया था। क्या आया था भाई, ये कार्टिक वाला आया था। तो इतने बात समझ गए यहाँ पे। फिर आपके पास इनके फंक्शंस, ये देखो भाई ये जो है इनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। अगर इनके फंक्शंस नहीं पता है तो आप कर लो, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। तो बायो को मैंने आपको बता दिया, भैया दोनों को बिल्कुल ही पी जाओ बढ़िया तरीके से, इनका छोड़ना ही नहीं, ना ही क्वेश्चन पे कुछ ज्यादा ध्यान लगाना है। फिर आप सामने गति है, गति में यहाँ पे आपके एक न्यूमेरिकल्स बनेगा, और न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ भाई किस तरीके से बनेगा। तो ये लो भाई आपको बता देता हूँ न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा। देखो अब आ जाओ यहाँ पे SI मीटर, ये तो हो गया SI हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में अदिश राशि सदिश राशि, एक क्वेश्चन तो मेरे भाई आपको यहां से मिल जाएगा, ये MCQ में अदिश राशि सदिश राशि। तो ये देखो ये स्केल अदिश स्केलर और वेक्टर 2 पॉइंट याद रखना। तो इनकी क्या होता है, इनमें केवल मतलब परिवहन हो और दिशा ना हो तब ये भौतिक इकाई में गिनती जाती है। उदाहरण चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सारे आपके आदिश होते हैं। और जो सदिश वाले होते हैं ये दोनों आपके वेग, जिसमें कि दोनों चीज होता है, दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है। परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और आपके डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस क्या है, दूरी विस्थापन, ये भी आपके पास कभी कभी क्या होता है, ये वाला विस्थापन वाला आपके पास आ जाता है और दूरी वाला भी आपके पास आ जाता है, समझे। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप आ जाते हैं, ये आपके छोटे छोटे सवाल हैं जो कि आपके 90 डिग्री पे बनेंगे। मैथ्स का मैंने क्या बता भाई, अगर मैथ्स का अभी आपने नहीं किया है तो मेरे भाई आप जरूर कर लो। मैथ्स के लिए मैं सच बता रहा हूँ, आप अपने ई बुक में जाना, वो आप तीनों सेट कर लोगे तो आपका पूरा काम सेट हो जाएगा भाई उससे। ठीक है, आसमान गति ये आपके सामने बता रहा है, ये त्वरण जैसे ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है, मंदन जब ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके ये बनेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे।
और उसके बाद में आप सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब भी देखो किलोमीटर, जब भी कभी भी आप सामने यहाँ पे किलोमीटर आवर्स में होगा और इसे चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो आप इसे क्या करोगे, यहाँ पे 5/18 करोगे। अगर हम मतलब मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर आवर्स में जाना है तो 18/5 करोगे। जब भी कोई अमाउंट होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे ये करे तो 4 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरा करता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर 40 किलोमीटर 5 घंटे तो कितना हो गया, 8 किलोमीटर घंटे के हिसाब से चलता है। अगर इसे मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो सीधा सीधा मीटर पर सेकंड में हमें निकालना है किलोमीटर से, तो इसे क्या करें 5/18 करेंगे, आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। समझे भाई? तो ये 8×5 40 आ जाएगा और ये 18×2 36, देखो 2 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। समझे भाई? तो आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जब भी कभी भी आपके सामने औसत वेग निकालने की बात होगी, किसकी औसत वेग, तो कुल विस्थापन अपन में कुल समय लगा दो कि औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है, जैसे u और v अपन में 2 दिखाते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए और यहाँ हो गया। फिर उसके सामने आपके सामने क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन ये है, यदि कोई मोटर 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में करता है, उस तरह से 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे घंटे में करता है और 30 किलोमीटर दूसरे 1 घंटे में करता है, तो टोटल क्या हो गया भाई, सबके दूरी लग रहा है और टोटल टाइम 3 लग रहा है, तो एवरेज 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग और डिवाइड बाय टाइम करना पड़ता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, तो मतलब v माइनस में u। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह के ही मिलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर आपके सामने जो एक ग्राफ वाला, भाई ये देखो इस टाइप के सवाल आपके पेपर में डेफिनेटली बनेंगे मेरे भाई। तो ये रहा मेरे भाई जो आपके पेपर सवाल वाले क्वेश्चन है। आप ना इस तरीके के सवाल आप जरूर कर लो, ये इस तरह के सवाल, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले भी आपके करवा रखे, तो साइंस बाय एसएस पार्सल क्लास 9 मोशन डालोगे तो आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। समझे मेरे भाई? फिर आपके सामने ये हो गया पूरा, ये सारी सी सीक्वेंस बता रहा है कि क्या है कैसे किस तरीके से, क्योंकि यही पेपर का सबसे तगड़ा डिमांड है, ठीक भाई। जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको बता दिया। फिर आप सामने ये वाला भी आ सकता है कि आपके रेलगाड़ियां वाला, ये किस तरीके से कोई रेलगाड़ी का ब्रेक लगने के कारण 6 मीटर पर मंथन अनुभव करती है और 2 सेकंड में रुक जाती है, तो ये मंथन आपके पास एक्सेलरेशन लगने के बाद माइनस में हो गया समय, ये दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने अंतिम वेग v0 हो गया यहाँ पे मीटर सेकंड। तो आपके सामने ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा है ut डिवाइड ut प्लस में, ये देखो ना यहाँ पे ut प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन और t/2। तो ये पॉइंट आपके सामने हो गया भाई। देखो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो मैं इसमें कुछ मतलब ये सोच रहा है कि भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट मैं आपको सारी चीजें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है भाई। पॉइंट समझ गए यहाँ पे। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, ये टॉपिक तो यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा कोई खास है नहीं, ठीक भाई, समझे। फिर आप आ जाओ यहाँ पे जो आपके सामने बल और गति के नियम, बल और गति के नियम, तो यहाँ पे भी देखते हैं संवेग संरक्षण के नियम आ जाएगा आपके सामने। बल हो गया, बल को प्रभावित करने वाले बल के 2, संतुलित असंतुलित, ठीक है, ध्यान सुनते जाओ जो बता रहा हूं मैं आपको। असंतुलित बल हो गया, गति के नियम हो गया। और मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने आ जाता है जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम। चाहे आपके फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें, और जड़त्व का नियम भी आपके आते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम होता है ये जड़त्व का नियम, ठीक है, पूरा भर के लिखना पेपर में, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे। फिर दैनिक जीवन में न्यूटन गति कैसे काम करता है, एक तो ये हो गया, ये द्रव्यमान और जड़त्व का काम कैसे होता है। फिर न्यूटन के ये मोमेंटम, संवेग की बात कर रहा है, ये क्या रहा है मोमेंटम, मतलब ये संवेग की बात कर रहा है। संवेग को हम पी से दिखाते हैं, इसमें मास होता है और वेग होता है, तो pm इंटू वी होता है। तो याद रखना मोमेंटम मतलब pm इंटू वी, मास और वेलोसिटी होता है, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे, द्रव्यमान और ये सब चीजें होने के बाद दोस्त आपके सामने कुछ देखो, आपके पास क्वेश्चन भी है, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 केजी है उसे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो आप जानते हो 10 मीटर फेंकोगे तो आपके 10 केजी है, 2 में 20 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आप फेंकोगे सीधा सीधा, क्योंकि आप मोमेंटम संवेग की बात कर रहे हो तो मास इनटू वेलोसिटी कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, समझे। तो इतनी बात समझ आ गया भाई। अभी भी लाइक नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट वही चीज है कि मैं चाहता हूँ कि क्लास 10th में भी आप डंक बजा दो बढ़िया तरीके से, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सब में मेरे भाई। और भाई लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्लास 10th की वीडियोस कमेंट भी देख सकते हो, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अपने वहां से मिलेंगे दोस्त, समझे मेरे भाई। तो आप टेंशन, अगली बार से और बेहतर तरीके की चीजें होंगी। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम भी है आपके सामने, क्योंकि ये तीनों नियम आपको करना है। लास्ट ईयर पहला नियम आया था, तो इस बार तीनों नियम करके जाना, ठीक भाई। ये न्यूटन को प्रभावित करना, ये सारी चीजें होंगी। अभी देख लेते हैं यहाँ पे तीनों नियम करके जाना आप, ठीक है। ये नहीं कि भाई छोड़ दो, यहाँ पे 3 नियम आपको जैसे किया होगा कि न्यूटन की गति के प्रथम 3 नियम के अनुप्रयोग किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक भाई, ठीक है। अचानक
अपने को ये न्यूटन का लॉ लग जाता है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा केस बेस्ड टाइप में आएगा तो वो चीजें आप देख लेना, ठीक है। प्रथम नियम दूसरे नियम का तुलनापद करना है, जैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ गया न्यूटन के प्रथम नियम को गति के दूसरे नियम से विस्थापित करना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, ये वाला। और तो बस इतना सी है, और भाई इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेना, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत जरूरी है पास होना। फिर 10th में आ जाओ भाई, 10th में हमारी गारंटी आपको भाई पास कराने की, टेंशन पास के यार आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो। फिर आपके गुरुत्वाकर्षण से आपके मैं दो चीजों को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये दो चीजें कौन कौन सा है, एक तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया जो कि आपको इशाक न्यूटन ने दिया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने इसमें एक और क्वेश्चन एक और नाम से जाना जाता है जो कि न्यूटन का तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम के संबंध बताने हैं इसमें, तो आप ये भाई संबंध भी कर लो। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या था भाई, यहाँ पे तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के रिस्पेक्ट में आप पढ़ लो। देखो मैंने पहले बता दिया आपको, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि दो चीजें कि भाई किस तरीके से आपको याद रखना, तो देखो मैंने क्या होता है यहाँ पे कि अगर अभी आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे तो आपके जो बायो है जीव विज्ञान पे चैप्टर 5 कर लो, चैप्टर 6 कर लो। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे फिजिक्स की बात करोगे, यहाँ पे पीएच फिजिक्स की बात करोगे, तो आपके पास 6 और यहाँ पे 7 और 8 चैप्टर और 9 चैप्टर ये कर लो, आपके पास बेसिक चीजें आराम से क्वेश्चंस इससे ही मिलता जुलता आपके सामने आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का मतलब गुरुत्व से त्वरण की बात की, गुरुत्व से स्थिरांक की बात कहेगा, तो आप इसे क्या कह सकते हो, यहाँ पे कैपिटल जी कह सकते हो, इसको आप यहाँ पे स्मॉल जी कह सकते हो, ठीक भाई। ये पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें क्वेश्चंस में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। द्रव्यमान और भार की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, भार की बात करो, ये वेट होता है कि 1 किलोग्राम, द्रव्यमान और भार की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान और वेट जो होता है यहाँ पे, ये आप लोग बताए क्या, ये जो द्रव्यमान और वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो मून होता है, मून जो चांद है, चांद पे कितने मतलब कि हमारे अर्थ के कंपेयर में कितना वेट है, मतलब कितने उसकी मतलब वहां पे क्या वेट हो जाता है हमारा, क्या मास, जो मास तो कांस्टेंट हो जाता है, वेट क्या हो जाता है आपको पता है, कितने मतलब कितने फ्रैक्शन में चेंज होता है, तो आपको पता होना चाहिए चांद पे हमारे कंपेयर में कितने चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे मान लो 36 kg का है, तो वहां पे जाके 1/6 हो जाएंगे, तो वहां पे कितना हो जाएंगे 6 kg हो जाएंगे, एक पॉइंट। उसके बाद आपके पास परनोद और दाब, ये क्या हो गया, परनोद और दाब, ये भी पॉइंट आपको करना है, परनोद और दाब भी करना आपके सामने, ठीक है। और ब्योंसी उत्प्लवन है ना, उत्प्लवन ये ब्योंसी भी करना, यहाँ से आपके क्वेश्चन से आते हैं, निष्कर्ष भी बताना है ना। गुरुत्वाकर्षण उत्प्लवन क्या होता है, ज्यादा होता है, जब कोई चीज हम धरती में धकेलते तो उत्तर वापस निकल के आता है। ये सारे क्वेश्चन हो गया, और ज्यादा आपके यहाँ पे कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इतना सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे, अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं तो बट भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ लेकिन ये है कि एटलीस्ट आपको कम से कम इनके फॉर्मूले आपको जरूर देख के जाना है। सबसे पहले देखो ये कैपिटल जी के मान क्या होता है, स्थिर कैपिटल जी स्मॉल जी में डिफरेंशिएट करके जाना, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक नियम करके जाना, तो ये सारी चीजें पृथ्वी से अर्थ की कंपैटिबिलिटी में कितना मून कितने 1 से कम है, तो ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस बनता है हर बार वो पॉइंट हो गया एक। उसके बाद में आपकी आर्किमिडीज सिद्धांत को भी देख लेना, आर्किमिडीज सिद्धांत बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा गति कौन से उत्तरदायी बल होते हैं, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर आपके पास बस इतना गेंद की ओर फेंका जाता है और 6 सेकंड लगते हैं, तो आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, समझे। तो चलो भाई आगे देखते हैं, ये सारा चीजें हो गया। उसके बाद आपको ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं, एक चैप्टर और है, उस चैप्टर को देखो। यहाँ पे कार्य और ऊर्जा, यहाँ से कार्य और ऊर्जा में क्या बनेगा, कार्य ऊर्जा में जूल वाला आएगा यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे आपके कार्य और ऊर्जा में कार्य के क्या होते हैं, और कार्य की वैज्ञानिक कल्पना क्या है, स्थिति। देखो ये हो गया मेरे भाई आपके सामने एक नियम, देखो कह रहा है एक नियत बल द्वारा किससे किया गया कार्य, एक ये हो गया। यहाँ पे देखो कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब कुली वजन लेकर स्थित होता है, ये सारी चीजें पॉइंट है आपके सामने, तो ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। ये वाला चैप्टर आप जरूर करना, यहाँ पे 1 नंबर का एमसीक्यू भी आएगा, कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है ना, कार्य का। और ये जो होते हैं आपके पास जो ये परिणाम होते हैं, ये आपके पास धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य काम होते हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखना। जब काम 0 हो रहा हो तो आपके धनात्मक हो जाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री वाला, तो ये पॉइंट आप सपोर्ट से पढ़ना। ऋणात्मक 180 का होता है, तो कभी कोई मैच भी आ सकता है कि जो नेगेटिव 0 होता है ये 0 डिग्री का होता है, ये कितने डिग्री 180 ऋणात्मक होता है, ठीक भाई, ये पॉइंट समझे। उसके बाद आपके पास ये उदाहरण चंद्रमा वाला, क्यों ये बल लगता है, ये तो हो गया भाई, ठीक है। ऊर्जा की परिभाषा, ऊर्जा को यहाँ से, और क्या है ऊर्जा के स्रोत, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारे आ जाएंगे। फिर आपके सामने ये आ सकता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो है यहाँ पे काइनेटिक ऊर्जा के बारे में पूछ सकता है, गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, एक आपके यहाँ गतिज ऊर्जा और एक क्षैतिज ऊर्जा, 2 चीजें पूछा जाएगा, ठीक। गतिज ऊर्जा के बारे में आ गया, यहाँ पे देखो 2 होगा ना, 2 स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज, 2 पॉइंट आपके सामने, स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पे गतिज, ये वाला 2 पॉइंट कर लो। पोटेंशियल और काइनेटिक, इसका फॉर्मूला 1v² होता है, ये पॉइंट समझ के जाना।
ठीक है। ये होता है आपके, जैसे मान लो यहाँ पे धनुष की 3, तो ये किस तरीके से काम करता है, स्थिति ऊर्जा होता है। ये जैसे कोई भी स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। जैसे डैम है, डैम में पानी हम इकट्ठा करके रखते हैं। स्थिति ऊर्जा जैसे मान लो मटके में पानी, उसमें आपने छेद कर दिया तो वो पानी निकलने लग गया, वो आप गतिज ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन जो मटके में वो आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद आप मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन है आप ऊपर नीचे आपके पास ऊर्जा के नियमों, ऊर्जा के संरक्षण के नियम कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मोमेंटम के बारे में बता रहा है। आप अच्छे से करोगे तो इसका समय हो जाएगा, आप बढ़िया से बस एक बार ऊपर से देख लोगे तो काम सेट हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ बट ये भाई करके जाना, ये मत कि छोड़ देना इसमें। और वॉट किलो जूल, ये ऊर्जा संरक्षण किसी वस्तु गतिज ऊर्जा किन कारणों पर निर्भर करती है। देखो एक तो आपके सामने यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा बता दिया, एक आपके गतिज हो गया और गतिज 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 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो इसमें और गतिज ऊर्जा की बात इसमें है, mv², 2 फॉर्मूले होते हैं, ये तो याद रखना ही है, ठीक है। तीनों परिस्थिति में तो आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं भाई करने के लिए, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। फिर ध्वनि आपके सामने, साउंड वाले से क्या आ सकता है, साउंड वाले से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे और आपके एको वाले के वो भी बनेगा, क्या भाई, एको वाले के क्वेश्चंस बनेंगे। ध्वनि तरंगे, अनुपात ध्वनि तरंगे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ध्वनि तरंगों का अनुदैर्घ्य तरंगे, एक तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और छोटे-छोटे क्वेश्चन में भी आते हैं, ठीक है भाई। ये भी पॉइंट समझो यहाँ पे। ध्वनि संचरण के माध्यम आवश्यकता होती है, माध्यम आवश्यकता होती है भाई। उसके बाद हो जाता फिर आपके पास ये भी देख के जाना, ये अनुप्रस्थ तरंगे जो उत्पन्न करती है ना, ये अनुप्रस्थ तरंगे, ये भी पॉइंट करके जाना। ऐप पे भाई इसके एमसीक्यू मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर लो, आपके वहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे। ये लैम्डा वाला घनत्व का दाब, ये आप करके जाना, ठीक है। संपीड़न अधिकतम घनत्व का ताप छेद होता है। संपीड़न को शिखर, सिंगलर, क्रेस्ट तथा विरल को टाउट कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे भाई, क्योंकि देखो ये सब चीजें बेसिक के लिए नहीं है, अभी तो आप तुरंत ही नहीं पढ़ सकते ना। हाँ बट ये है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। तो यही सारी चीजें मेरे भाई आपके पास जो भी है, आपके सामने ये क्वेश्चन था यहाँ पे और नोट्स। एक वो मतलब कि एको वाला जो है ना, एको वाला रिफ्लेक्शन, साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप एक जरूर कर लेना। ध्वनि के परावर्तन, ये ध्वनि के परावर्तन, रिफ्लेक्शन हो गया। हाँ ये एको वाला मिल गया ना, प्रतिध्वनि कहते हैं उसे, ठीक भाई। ये वाला आप जरूर कर, प्रतिध्वनि, और एक आ गया प्रोपगेशन, ये प्रतिध्वनि और अनुसरण, ये वाला आप कर लेना। मैं इसी को देख रहा था, ये वाला इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आते हैं जब भी कभी भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया पे। और जो ये तीनों ध्वनि के तीनों साउंड है ना, ध्वनि जैसे ध्वनि बोर्ड होता है, कितने तक सुन सकते, कितना तक नहीं सुन सकते। जैसे मनुष्य की श्राव्यता पर इस पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, और ये वायु को 25 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं। ये श्राव्य ध्वनि होती है, इंफ्रासोनिक होती है, ये आप यहाँ पे जरूर करें। जैसे कि हाथी, बेल, ये सारे अल्ट्रासोनिक वाले होते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक भाई। और रिफ्लेक्शन से सुन पाते हैं। पर एप्लीकेशन अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा जो होता है अल्ट्रासाउंड वाला, ये भी आपको होता है, ये भी हमारे साउंड के ऊपर काम करता है। ये एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड, तो ये भी हमारे ईसीजी, ये सारी चीजें जो भी चीजें हमारे क्या होता है, हमारे साउंड के ऊपर ही होता है, क्योंकि स्टेथोस्कोप जो भी लगाते हैं वो हमारे इसी के ऊपर काम करता है, ठीक भाई। समझ गए यहाँ पे लघु क्वेश्चंस के ध्वनि परिवर्तन के 2 नियम। चलो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अंतरिक्ष आकाश में बातचीत करते पाते ये होता है, ठीक है। किस माध्यम ध्वनि अवशक्ति संग्रहित होती है, परावर्तन के 2 नियम हो गया। तरंग आवर्ती परिभाषा दिखाना है, फिर आपको तरंग चमगादड़ से आपके प्रस्तुत चाल से क्या समझते हो, फिर आपके भाई ध्वनि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए भाई अल्ट्रासोनिक, ये हो गया यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ, मतलब साउंड के टाइप सारे पढ़ के जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट ये आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो क्वेश्चन में ज्यादा कोई लफड़ा तो है नहीं, ठीक है। ये पॉइंट समझ गए, इतना आपके लिए भाई सफिशिएंट होगा। खाद संरक्षण ऊर्जा से फसल में, या आप यहाँ पे खाद और उर्वरक 2 कर लेना, यहाँ पे 2 खाद और उर्वरक आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे। यहाँ पे दिखा देता हूँ खाद और उर्वरक, है ना, खाद उर्वरक यहाँ से आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो देखो यहाँ से आपके पास क्या है, 2 क्वेश्चन है। एक तो आपके खरीफ क्रॉप्स है ना, खरीफ सीजन का होता है, और ये रबी सीजन का होता है। ये आपके पेपर में आता ही आता है, तो ये पॉइंट आपको कर जाना है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। उसके बाद मेरे भाई आपके पास जो क्वेश्चंस है, उसके पास क्वेश्चंस आपके पास माइक्रो न्यूट्रिशन, खाद, कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन, ग्रीन, ये भाई एक आपके पास ये खाद और उर्वरक, ये मेरे भाई ये पोटाशियम, ये सब खाद और उर्वरक, ये भाई आप इतना कर लोगे, इतना सफिशिएंट है। हाँ बट ये है आज पूरा समय आपके पास पूरे अच्छे तरीके से दिल दिमाग लगा के भाई पूरी थ्योरी को पढ़ना, पूरे अच्छे समझ लो, क्योंकि यही सारे टॉपिक आपके बार बार रिपीट होते हैं, ठीक दोस्त। फिर क्लास 10th में जो डंका बजा देंगे। और भाई मैथ आप जरूर ई बुक से सारे कंटेंट ले लेना, जिससे कि आप मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।